मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 एवं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप परीक्षा ऐप पर उपलब्ध लाइव वीडियो कोर्सेज एवं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का उपयोग करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV40 का उपयोग करके आप 40% का डिस्काउंट प्राप्त करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को लेकर। ये हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एनवायरनमेंट की, मैथ्स, पेडागोजी की, हिंदी के क्लासेस भी हैं। तो आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी यह इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। और इन वीडियो को जो भी यहाँ पर अपलोड की जाती हैं इन्हें आप रेगुलर देखते रहें। ये आपके 100% हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। ठीक है, तो मानव विकास की यहाँ पर मुख्यतः 6 अवस्थाएं होती हैं। इसमें से सुनहरी अवस्था जिसे बोला जाता है वो होती है आपकी ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। इसका जो समय होता है 2 वर्ष से 12 वर्ष का होता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होती है यह जो है अवस्थाओं, सभी अवस्थाओं में सुनहरी अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, लिखा हुआ है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो विकास की जो अवस्था है वो होती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है और इसे ही जो है मानव विकास की सबसे जटिल अवस्था माना जाता है किशोरावस्था। वो किशोरावस्था का जो समय होता है 12 से 18 वर्ष तक होता है। ये आपको याद रखना है। इस अवस्था में बहुत से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो बाल मनोविज्ञान ऑप्शन है आपके, बाल मनोविज्ञान, विकास संशोधन, निरंतरता सिद्धांत या फिर शारीरिक कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शारीरिक कारक। इनमें से जो है शारीरिक कारक सर्वाधिक बाल विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, लिखा हुआ है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसका कथन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका कथन है। पी जिसवर्ट का, VN झा का, वुडवर्थ का या फिर जेम्स ड्रेवर का। तो इसमें से ड्रेवर का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यह जो कथन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है VN झा का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन 5 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं। सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्मकाल, किशोरावस्था या फिर पौणावस्था। तो सामाजिकरण की जो अवस्था होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकरण की जो अवस्था है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। वीडियो के अंत में यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन में से आपके जितने भी आंसर सही होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जो लोग इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज को रेगुलर देख रहे हैं, चैनल के साथ बने हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन है यहाँ पर कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन यहाँ पर रेगुलर आ रहा है, कौन कौन वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लिखा हुआ है मैं और मुझे का सिद्धांत किसे कहा जाता है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है एरिक्सन का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत,
कूले का सिद्धांत और ऑप्शन डी है दुर्खीम का सिद्धांत। तो मी और मुझे का जो सिद्धांत कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मीड का सिद्धांत। ठीक है, मीड के सिद्धांत को यहाँ पर कहा जाता है मैं और मुझे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शैशवकाल, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है यहाँ पर किशोरावस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परिवार। ठीक है, परिवार जो है यह सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन निम्न वैज्ञानिकों में से किसका है? ठीक है, ये एक बार फिर से यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था, जितने भी कथन होते हैं कथन से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो या फिर यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हो। तो यहाँ पर जितने भी कथन हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, तो जितने भी कथन यहाँ पर आते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेट को देखते रहें। ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है पेंटर, ऑप्शन बी है स्टर्न, ऑप्शन सी है रायबर्न और ऑप्शन डी है कोवेन। ठीक है, तो यह जो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायबर्न का। ठीक है, यह जो कथन है रायबर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम, तो भाषा किसका माध्यम है? भावों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। ठीक है, भाषा एक माध्यम है, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं और ऑप्शन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिससे हमारे लिए क्वेश्चन और भी अच्छे समझ में आएगा और हमें पता चलेगा कि सृजनात्मकता के संबंध में क्या यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अवस्था तैयार करने की योग्यता है सृजनात्मकता। बुद्धि का संयोजन, बुद्धि लब्धि से परिभाषित करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सृजनात्मकता यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अथवा तैयार करने की योग्यता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, यह कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, पूर्णतः असहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, या फिर कुछ निश्चित नहीं है? बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, तो इस कथन से इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, पूर्णतः असहमत है, क्योंकि बुद्धि किसी भी प्रकार से लिंग पर आधारित नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक मनुष्य की शिक्षा। एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक मनुष्य की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक मनुष्य की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें से? तो यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कथन है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर हम लॉक करते हैं, महात्मा गांधी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, रूपनात्मक मूल्यांकन, या फिर वैधतापूर्ण मूल्यांकन। तो इसमें से हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए को यहाँ पर हम लॉक करेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जो मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है वो होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके स्क्रीन
स्क्रीन पर है, जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो, जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनमें मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनमें मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जब विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनमें किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय की भी बचत होती है और साथ ही साथ जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, परीक्षार्थी उन्हें भी हम बोल सकते हैं, इनका जो कम समय में ही उनके मूल्यांकन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या पढ़ाना है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, संस्था रहित प्रक्रिया, समानता प्रक्रिया या फिर कक्षा शिक्षा। तो निम्नलिखित में से जो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है वो है आपकी समानता प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है समानता प्रक्रिया। और समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है जितने भी वर्ग के छात्र होते हैं, किसी भी कक्षा वर्ग के छात्रों समावेशी शिक्षा के माध्यम सब में समानता लाने का वहाँ पर प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को निम्न में से क्या कहा जाता है। भाषा एवं संप्रेषण की जो अशक्तता होती है, ठीक है, भाषा और संप्रेषण की जो अशक्तता होती है, अधिगम अशक्तता, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। डिस्ग्राफिया, अलेक्सिया, अफेजिया या फिर डिस्थीमिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं, बीमारियां कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ अशक्तताएं हैं जो कि छात्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर संप्रेषण अधिगम अशक्तता को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अफेजिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिगम एवं अधिगम अशक्तता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाए तो इसे अफेजिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अभी नीचे जाना है, आप चाहें तो वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया ये दो महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जितनी डिटेल पता हो पूरी डिटेल यहाँ पर कमेंट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया या फिर अलेक्सिया इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया अलग है, अलेक्सिया अलग है। ठीक है, तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दृष्टि दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र या फिर मानसिक दोषयुक्त छात्र, और ऑप्शन डी है वाणी दोषयुक्त छात्र। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसिक दोषयुक्त छात्र। मानसिक दोषयुक्त छात्र यह जो है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है, जो मानसिक दोषयुक्त तो होता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग कैसे माना जाएगा, तो दृष्टि बाधित को, ठीक है, श्रवण बाधित को और वाणी बाधित आदि को इनको शारीरिक रूप से विकलांग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है, हेलिंगवर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए हैं। हेलिंगवर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, जीवन गाथाओं का अध्ययन, विशेष योग्यताओं में शिक्षण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है। सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है। चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए यहाँ पर अपनाया जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चित्र पूर्ति परीक्षण को भी अपनाया जा सकता है, वृत्त परीक्षण को भी अपनाया जा सकता है, टीन के डिब्बे का परीक्षण, इन सभी परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है किसी भी बालक की सृजनात्मकता को जांचने हेतु। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है। क्रो एवं क्रो का, गेट्स का, फ्रेंडसन का, ए या फिर ए
पील का। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और चैनल पे यदि अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा जो माइलस्टोन है 50,000 सब्सक्राइबर का, ठीक है, अभी हम 50,000 सब्सक्राइबर से टोटल लगभग 10,000 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो 50,000 सब्सक्राइबर का आप लोग माइलस्टोन पूर्ण करें यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस लक्ष्य तक पहुँचने में हमारी मदद करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाए गेट्स का। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन है ऑप्शन बी गेट्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है सीखने की किस विधि का प्रतिपादन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बेंड्यूरा द्वारा किया गया है। सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बेंड्यूरा द्वारा किया गया है। प्रेक्षण द्वारा सीखना, विवेचन विधि, निरीक्षण विधि या फिर प्रयोग विधि। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बेंड्यूरा द्वारा किया गया है। तो किस विधि का किया गया है प्रतिपादन, विवेचना विधि, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 23 सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या सम्मिलित नहीं है, पृष्ठ पोषण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो सम्मिलित नहीं है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए सामाजिक अंतःक्रिया या सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो सम्मिलित नहीं है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है मैजिक लैंटर्न, ठीक है। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। तो यहाँ पर यह एक दृश्य सहायक सामग्री है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मैजिक लैंटर्न यह दृश्य सहायक सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है रुचि, आदत व समुदायिक किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं। रुचि, आदत व सामुदायिक किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जन्मजात प्रेरक हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं, अर्जित प्रेरक हैं या फिर स्वाभाविक प्रेरक हैं। तो रुचि, आदत व सामुदायिक किस प्रकार के प्रेरक हैं। तो ये हमारे प्रेरक हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी अर्जित प्रेरक। ये अर्जित प्रेरक हैं और जन्म के बाद में इन व्यक्ति ने समाज से, परिवार से, विद्यालय से, शिक्षा आदि से इन्हें अर्जित करता है, इसलिए यह अर्जित प्रेरक हैं रुचि, आदत और सामुदायिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिप्रेरित इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अभिप्रेरित या फिर अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। तो अभिप्रेरणा का सामान्य सा अर्थ है किसी बालक को, किसी व्यक्ति को किसी काम के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करना, उस काम के प्रति उसे काम कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार अभिप्रेरित करना उचित है। तो चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या फिर सस्वर अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। यह अभिप्रेरित करने का उचित जो है एक माध्यम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन से संवेग के प्रेरक हैं। निम्नलिखित में से कौन से संवेग के प्रेरक हैं। भय, करुणा, भूख या फिर ये सभी। भय, करुणा, भूख या फिर ये सभी। तो संवेग के प्रेरक हैं, ये सभी संवेग के प्रेरक हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा भय, करुणा एवं भूख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साधनात्मक अनुबंध, संयोजन अनुबंध, सक्रिय अनुबंध या फिर अभिप्रेरणा अनुबंध। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साधनात्मक अनुबंध के से, संयोजन अनुबंध से, सक्रिय अनुबंध से या फिर अभिप्रेरणा अनुबंध। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधनात्मक अनुबंध से। नेक्स्ट मैकडॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग हैं। मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग हैं। तो ऑप्शन ए है 2 भाग हैं, 4 भाग हैं, 3 भाग हैं, यहाँ पर 5 भाग हैं। तो मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है बी 4 भाग हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया कितने भाग हैं। तो 4 भाग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है
संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व निम्न में से कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो जिज्ञासा, आत्मगौरव, सामाजिक बंधन या फिर शिक्षा उत्थान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक बंधन। संज्ञानात्मक विकास के धारक तत्व है यहाँ पर हमारा सामाजिक बंधन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को यदि आप नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर वीडियो को पहले देख भी चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हमारा माइलस्टोन है 50,000 सब्सक्राइबर का। 50,000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को आप लोगों को पूरा कराना है। तो दोस्तों मुलाकात हुई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।